कौन सी ऐसी डेट ऑफ बर्थ है सर जो लोगों ने ऐसे सिलेक्ट करके प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए? ऐसे कौन से डेट ऑफ बर्थ है जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं आने वाले 2025 में? 2025 का टोटल करेंगे तो 9 नंबर होता है। तो ये सबको जिन्होंने पिछले 9 सालों में जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से लोगों को फल मिलने वाले हैं। ईश्वर है ना, खुद उतर के आने वाला नहीं है, तो हमको किसी न किसी इंसान के जरिए ही हमको ये डायरेक्शन देता है। आज के हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड में स्पेशल गेस्ट है राइट एंड ग्रो रिच के ऑथर डॉक्टर श्री प्रकाश जलूका जी। वेलकम टू द शो सर। शादी और रिलेशनशिप में न्यूमरोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है? सेलिब्रिटी का एग्जांपल आप दोगे कि जिन्होंने उनका सिग्नेचर चेंज किया और उसके बाद में देयर लाइफ फ्लरिश्ड? अमिताभ बच्चन ने अपने सिग्नेचर में चेंज किया और उसके बाद में आप देखोगे उनकी लाइफ में काफ़ी डाउनफॉल था, वहाँ से उठे और आज 80 प्लस की एज में भी ही इज रूलिंग द वर्ल्ड। ज्योतिषी के पास में कुंडली दिखाते हैं शादी के लिए तो गुण देखते हैं। देखिए, गुण मिलाने के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि राम और सीता उनके सारे 36 गुण मिले थे, लेकिन उनकी लाइफ कैसी रही है वो आपको भी पता है। चैलेंजेस काफ़ी रहे उनकी लाइफ में। बच्चों को स्कूल में ही हैंडराइटिंग के लिए अगर थोड़ा सा प्रॉपर नॉलेज दिया जाए तो आगे जाके फ्यूचर में उनका कुछ चेंज हो सकता है। टीचर्स को हैंडराइटिंग तो पता है लेकिन ग्राफोलॉजी नहीं पता। सर मैंने क्या लिखा है वो पढ़ पा रहे हैं क्या आप? ये ज़्यादा जरूरी है। मैं तो पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है या हो सकता है आपने थोड़ा अच्छा बना के लिखा है। 8 तारीख पे जो भी पैदा हुए हैं उनके लिए स्ट्रगल में जाएगी सर। प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनका नंबर भी 8 है। हैंडराइटिंग से इंसान के सीक्रेट्स पता चल सकते हैं। 13 नंबर को सबसे ज्यादा अनलकी नंबर क्यों माना जाता है? सिग्नेचर इंसान की रियल आइडेंटिटी बताता है, ऐसा कुछ है? किसी के डेट ऑफ बर्थ से आप किसी इंसान का पूरा फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? देखिए, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप इंसान को बोलते हैं ना, दी हुई गॉड्स गिफ्ट है। हाँ, इट्स सक्सेस कोड जो उन्होंने मिला है, और ये एक ऐसी चीज है ना जो आप बदल नहीं सकते। हाँ। वो ईश्वर की दी हुई है। तो उसको जब हम उसकी वाइब्रेशंस को हम चेक करते हैं और फिर उसके बाद में उनका आने वाले टाइम को उस वाइब्रेशन से मैच करते हैं तो हमको उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। और ये चीज बोलते हैं कि हम 100% तो नहीं बट काफी कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 100% तो फिर वो बोलते हैं ना ऊपर वाला कर सकता है। तो उस वाइब्रेशंस के हिसाब से हमको वो चीजें पता चलती है। और डेट ऑफ बर्थ किसी को चूज करके ही प्रेगनेंसी प्लानिंग करनी है तो कौन सी ऐसी डेट ऑफ बर्थ है सर जो लोगों ने ऐसे सिलेक्ट करके प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए? हाँ, डेट ऑफ बर्थ को अगर आपको जैसे आजकल सी सेक्शन वगैरह हो रहा है तो उसमें अगर आपको प्लान करनी है तो आप देखिए 1 और 9 का कॉम्बिनेशन अगर मिलता है आपको तो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। देन 1 और 5 का कॉम्बिनेशन या 5 और 1 का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो दिस आर द सम गुड कॉम्बिनेशंस। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि वो अगर आपको मिल रहा है तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से राय लेके ही डेट डिसाइड करें। तो आप हमारे सामने बैठे हैं ना सर, आपसे ही राय लेनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। तो आज के हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड में स्पेशल गेस्ट है राइट एंड ग्रो रिच के ऑथर डॉक्टर श्री प्रकाश जलूका जी। तो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड कंप्लीटली होने वाला है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, सिग्नेचर्स के ऊपर, राइटिंग के ऊपर। एंड आज के एपिसोड में सर हम आपसे बहुत सारे इंसाइट्स लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/10। मेरे से ही शुरुआत करूंगा कि फ्री फंड में मिल रहा है सर से पूछ के तो पूछ ले है ना। ऐसे जाके तो पर्सनली मुझे सर के साथ में जाके अपॉइंटमेंट लेके करना पड़ता था, लेकिन अगर आज हम एपिसोड में बैठे ये तो एक एग्जाम्पल भी बन जाएगा शो के लिए। तो सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7th, मंथ है अक्टूबर और ईयर ऑफ बर्थ है 1983। तो 7 अक्टूबर 1983 में पैदा होने वाले लोग क्या वो भाग्यवान होते हैं? ऑफ कोर्स। अभी इसमें जैसे नेम की एनर्जी भी देखते हैं, लेकिन 7 अभी आप देखेंगे आपका जो 7 अक्टूबर 1983 है तो आपका जो मूलांक है वो 7 है, जिसको हम बर्थ नंबर भी बोलते हैं। और डेस्टिनी नंबर जो है जिसको भाग्यांक बोलते हैं वो आपका 2 है। तो एक चीज तो है कि आप कोई भी चीज काम करते हैं तो बहुत ही रिसर्च करके करते हैं। आपका रिसर्च बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आप जो भी काम करते हैं बहुत कंपैशन के साथ में करते हैं, है ना। मतलब आपका ये चीज़ है कि मास अपील आपकी बहुत बढ़िया है। आप किसी के साथ में भी एक बार कनेक्ट हो गए ना तो सामने वाला जल्दी से आपको छोड़ नहीं सकता है। तो ये चीज़ है बिकॉज यू कैरी एनर्जी ऑफ केतु दैट इज 7 एंड
मून दैट इज 2। ओके, हाँ, क्योंकि आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो 2 है, तो वहाँ पे मून की एनर्जी है, तो इसीलिए आप चंद्रमा की तरह चमक भी रहे हैं। थैंक यू सर। मॉम डैड ने एक बहुत अच्छी प्लानिंग की होगी ना मेरे लिए, तब जाके 7 अक्टूबर 1983 में मैं पैदा हुआ। सर, ये मूलांक और भाग्यांक आपने अभी कहा, तो मूलांक क्या होता है और भाग्यांक क्या होता है? देखिए, मूलांक जैसे नाम इटसेल्फ शोज की इट्स मूल, तो ये जो है आप जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जहाँ पे आपने जिस दिन आपने बर्थ लिया है, तो उस डेट को जब आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हो तो आपका मूलांक होता है। और इसका सिंपल चीज ये है कि 1 to 9 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो वही आपका मूलांक है, राइट। लेकिन अगर मान लो 23 तारीख हो गई तो फिर 2 + 3 5 आ जाएगा, तो 5 मूलांक हो जाएगा। ओके। या अगर 10 तारीख है तो 1 + 0 तो फिर 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से वो मूलांक हो गया। और जैसे ही आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ को हम टोटल करते हैं, मतलब डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, तो उनको अगर टोटल करते हैं, अभी जैसे सर की जैसे जिन्होंने बताई कि 7 अक्टूबर 1983, तो फिर 7 + 1, बिकॉज अक्टूबर 10 है तो 1 आ जाएगा, और 1 अगेन 9 और 8 3, तो आप टोटल देखेंगे तो 29 आ रहा है। 29 को हम वापस करेंगे तो 11 एंड देन 2, 1 + 1 2, हाँ, तो डेस्टिनी नंबर 2 हो गया। मतलब मूलांक नंबर होता है जिस दिन आपने जन्म लिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, वो होता है मूलांक। और भाग्यांक होता है डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर, इन सब का टोटल करके अगर 2 नंबर आता है तो उसको इक्वल करके जो नंबर आता है उसको कहते हैं भाग्यांक। भाग्यांक, यस, वेरी गुड। सर, घर पे इतना दिमाग नहीं लगा कि आज फटाक से समझ गए, ऐसा कैसे हो गया? काम की बात है ना। कभी नहीं सर, मतलब मैथमेटिक्स में पूछे उनके मार्क्स क्या थे, और आज से 2 मिनट में आपसे समझ गई। हाँ, 3 नंबर है ना। हाँ सर, बेस्ट डेट ऑफ बर्थ कौन सी होती है? देखिए, ईश्वर की दी हुई प्रसाद है तो सब अच्छी है ना, लेकिन अगर 1 3 5 6 ये डेट्स मिल जाए या इनके कॉम्बिनेशंस, मतलब 1 3 5 6 के, तो वो बहुत अच्छे हैं, बिकॉज दिस आर दी नेचुरली बेनिफिक नंबर्स। 1 3 5 6 जो है वो नेचुरली बेनिफिक नंबर है, जो आपको अच्छा ये दे देते हैं, फायदा देते हैं, बट बशर्ते कि आपका नेम नंबर भी साथ में अलाइंड होना चाहिए। वो उनके फायदे क्या होते हैं सर? 1 3 5 6 वाले लोग ऐसे क्या अलग होते हैं? देखिए, 1 जो नंबर है ये सूर्य का नंबर है, सन का नंबर है, तो 1 नंबर में लीडरशिप वो बाय बर्थ आ जाती है। 3 नंबर है वो नॉलेज का, जुपिटर का नंबर है, तो उनको नॉलेज बेस्ड लीडरशिप रहती है। 5 जो नंबर है वो तो अभी देखिए 1 से लेकर 9 नंबर तक के बीच में आता है 5। हाँ। 1 से 4 इस तरफ और 6 से 9 इस तरफ। तो वो 5 नंबर जो बैलेंस का नंबर है, एडवेंचर का नंबर है, और सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेशन। और आज के तारीख में हर चीज के लिए बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन। एंड 6 जो है वो है वीनस का नंबर। अच्छा। और वीनस जो है वो आपको लग्जरी देता है, आपको कंपैशन देता है, फैमिली के लिए एक बोलते हैं ना अफेक्शन वो देता है, केयरिंग देता है। तो ये सारी चीजें वीनस की है। तो आज की तारीख में देखिए, आज कलयुग है तो सबको लग्जरी भी चाहिए, है ना, तो वो सारी चीजें आपको वीनस से मिलती है, तो इसलिए 1 3 5 6 है। ओके। ऐसे कौन से डेट ऑफ बर्थ है जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं आने वाले 2025 में? 2025 में देखिए, वैसे तो ये 9 नंबर होगा, अगर आप 2025 का टोटल करेंगे तो 9 नंबर होता है, तो ये कंप्लीशन का नंबर है, अगले साल से नई साइकिल चालू हो जाएगी। तो ये सबको, जिन्होंने पिछले 9 सालों में जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से लोगों को फल मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने जैसे स्पेसिफिक बोले, तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 3 है, 6 है, बिकॉज ये 3 6 9 है, फिर 5 है, 1 है, उन लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया नंबर होने वाला है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से, बिजनेस पर्सपेक्टिव, पैसा भर भर के कमाएंगे, पैसा भर भर के। और ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि ये उनका फ्रेंडली नंबर है। ओके, है ना, फ्रेंडली नंबर। 9 नंबर जो अभी 1 और 9 का बहुत अच्छा, सबसे अच्छे फ्रेंड्स माने जाते हैं। अच्छा। हाँ, बिकॉज 1 इज किंग एंड 9 इज सेनापति, राजा है, सेनापति, कमांडर है। हाँ। अच्छा। हाँ, तो दोनों एक दूसरे के साथ में जेल करेंगे तभी तो राज्य अच्छे से चलेगा। राइट। तो 1 और 9 हो गया। देन 5 जो है वो प्रिंस है, और ये 9 है, तो इन दोनों की अच्छी है। तीसरी चीज 3 जो है, जो जुपिटर है, गुरु है, और वो 9, वैसे भी कहा जाता है ना 3 6 9 इज अ फैमिली, टेस्ला नंबर जो बोलते हैं 3 6 9, तो इसलिए 3 और 6 के साथ में उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, तो अभी हम जानेंगे सर के बारे में, सर की लाइफ जर्नी के बारे में।
और सर आपने जो बुक लिखी है राइट एंड ग्रो रिच, हाँ, तो उसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? तो आपकी कहानी बताइए सर। देखिए, मैं ना काफ़ी सालों से ये अलग अलग डिफरेंट मॉडलिटीज़ पढ़ रहा था और लोगों को हेल्प कर रहा था उनकी लाइफ में ग्रो करने के लिए। सीखी खुद के लिए थी, लेकिन जब खुद को अच्छा लगा तो फिर लोगों को हेल्प करने लगा। और मैंने करीब 2000 के पहले एक बुक पढ़ी थी जिसको बोलते हैं थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ, तो वो बुक ने मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज किए थे। तो उसके बाद में वो हमेशा मेरे लिए वो बुक इंस्पिरेशन रही। और जब मुझे 5 साल पहले मैंने एक बोलते ना एक प्लानिंग की थी कि मैं बुक लिखूं, तो मैंने यही सोचा था कि मैं ये राइट एंड ग्रो रिच, बिकॉज राइटिंग चेंज करके मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस पाए थे और लोगों की लाइफ में हमने बहुत अच्छे ग्रोथ किए थे। तो दैट वाज द थिंग जहाँ पे मैंने वो डिसीजन लिया था कि राइट एंड ग्रो रिच नाम से ही बुक लिखनी है। और फाइनली वो 5 साल के बाद में मैंने वो चीज़ पूरी की। सर वो बुक दिखाएंगे एक बार आप? यस श्योर। तो ये राइट एंड ग्रो रिच बुक है डॉक्टर साहब की, 21 ways to change your destiny with handwriting and signature। बहुत ही यूनिक टॉपिक है सर। हैंडराइटिंग और सिग्नेचर से आप आपकी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, और मेरी हैंडराइटिंग मैंने अभी आपको दिखाई दी तो आपने देख के बोला कि मुझे तो 100% ज़रूरत है हैंडराइटिंग सुधारने की। सो ये बुक के बारे में बताइए सर। अगर ये बुक पढ़ने के बाद में व्हाट चेंजेस विल हैपन इन समबडी एल्स, सम पर्सन्स लाइफ? देखिए, ये बुक जो लिखने के पीछे स्पेशल मेरा जो वजह थी वो ये थी कि एक लेमैन भी अगर ये बुक को पढ़े जिसे ग्राफोलॉजी का बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और वो अपने जीवन में एक चीज़ डिसाइड करे कि मुझे एक विजनरी बनना है, तो एक विजनरी के हैंडराइटिंग में क्या क्या ट्रेट्स होने चाहिए वो मैंने इसमें मेंशन कर दिए। अगर मान लो कोई दूसरा व्यक्ति डिसाइड करता है कि मुझे एक्शन टेकर बनना है, तो एक्शन टेकर की हैंडराइटिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने उसको पूरे 21 ट्रेट्स जो है उनका हमने कॉम्बिनेशन बनाया इस बुक में। और वो आपकी हैंडराइटिंग में आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो वो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी में चेंज करने में आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो किसी को अगर किसी को अगर उसका बिजनेस ग्रो करना है तो ये बुक वो बिजनेस ग्रो करने के लिए कैसे हेल्प करेगा? देखिए, बिजनेस ग्रो करना तो एक बोलते हैं ना, ये है पर्पस है। हाँ, तो उसका वो बिजनेस ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, ओके, वो आपको समझना पड़ेगा। उसके पास उसका रूट समझना पड़ेगा, रूट कॉज क्या है। बिकॉज कई बार क्या होता है, सम पीपल डजंट हैव एनालिटिकल ट्रेट्स। तो हम आपको बता देंगे, आपको अगर एनालिटिकल बनना है कोई भी बिजनेस में ग्रो करने के लिए आपको एनालिटिकल तो बनना ही पड़ेगा। एनालिसिस करके ही आप बिजनेस को ग्रो करोगे। तो वो एनालिटिकल बनने के लिए आपकी हैंडराइटिंग में क्या ट्रेट्स होने चाहिए वो हमने इसमें मेंशन किए हैं। एक्शन टेकिंग के लिए जैसे मैंने बताया, विजनरी के लिए मैंने आपको बताया, आप गोल ओरिएंटेड होने चाहिए, आप फोकस्ड होने चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ ट्रेट्स हैं जो आपके पास होंगे तभी आप बिजनेस में सफल हो सकते हैं। तो इन ट्रेट्स को आपकी हैंडराइटिंग में आप कैसे इनकलकेट कर सकते हैं और धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस को उस तरह से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसका कोई कोर्स डिजाइन किया है सर आपने? हाँ, मेरे कोर्सेज भी होते हैं, ग्राफोलॉजी के भी होते हैं और हैंडराइटिंग सिग्नेचर के लिए भी स्पेशली होते हैं। सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई ऐसी सेलिब्रिटी का एग्जांपल आप दोगे कि जिन्होंने उनका सिग्नेचर चेंज किया और उसके बाद में देयर लाइफ फ्लरिश्ड, फ्यूचर चेंज हो गया ऐसे? हाँ, अगर देखिए, अगर आप सेलिब्रिटी की बात करें तो अमिताभ बच्चन से बड़ी कोई सेलिब्रिटी अपने भारत में तो नहीं है अभी फिलहाल। और अगर आप देखेंगे कि मतलब वो मैंने नहीं किया है, लेकिन क्योंकि उस समय मैं ग्राफोलॉजी जस्ट बोलते ना सुना था उसका नाम, लेकिन आज से बहुत सालों पहले अमिताभ बच्चन ने अपने सिग्नेचर में चेंज की, किसी ग्राफोलॉजिस्ट ने उनको सजेस्ट किया और उसके बाद में आप देखो कि उनकी लाइफ में काफ़ी डाउनफॉल था, वहाँ से उठे और आज 80+ की एज में भी ही इज़ रूलिंग द वर्ल्ड। यस सर। तो वो चीज़ें तो सिग्नेचर में उन्होंने चेंज किया, तो ये इनका हो गया। उसके अलावा मैंने जैसे मेरे खुद के स्टूडेंट्स है कई, मेरे एक बैंगलोर में मैं वन ऑफ माय स्टूडेंट है जो ही वाज रिटायर्ड मेजर जनरल फ्रॉम आर्मी। ओके, हाँ, उसके बाद में उन्होंने मुझसे ग्राफोलॉजी सीखी और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने उनको सर्व कर पाया और वो बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। ऐसे ही हॉस्पिट कर्नाटका में वन ऑफ माई स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट है, लेकिन शी इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। और जब मुझे मिली थी तो उनकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन बाद में जब उनकी हैंडराइटिंग सिग्नेचर हमने चेंज की,
अच्छी बात यह थी कि उन्होंने उस चीज को कंटिन्यू प्रैक्टिस की। ओके। और जब वो प्रैक्टिस की उन्होंने, तो उसके बाद में 6 महीने में उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आ गए। और एक समय तो ऐसा आ गया कि एक मैगजीन में, वेल नोन मैगजीन में फ्रंट पेज पे उनकी फोटो आई और उन्होंने मुझे थैंक यू मैसेज भेजा। अच्छा, तो सर सिग्नेचर इंसान की रियल आइडेंटिटी बताता है, ऐसा कुछ है? सिग्नेचर एक्चुअली आदमी की रियल आइडेंटिटी तो हैंडराइटिंग बताती है। ओके। ये आपको बताता है कि आप कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने आप को, और आप अपने आप को कैसे देखते हो। तो आपकी जो सेल्फ इमेज है पब्लिक में, वो आपकी सिग्नेचर बताती है। ओके। सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर आज की सिचुएशन में किसकी होगी सर, जो आपने ऐसा देखा है कि नहीं कह सकते ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर है? देखिए, स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर के लिए ना बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। जैसे एंगल भी होना चाहिए, उसके अच्छे कनेक्शंस भी होने चाहिए, प्लस जो लेटर फॉर्मेशंस हैं वो बहुत प्रॉपर होने चाहिए। तो ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, अभी अगेन ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि जैसे जिसकी ज़रूरत वैसे उसको सिग्नेचर। तो अगर समझो किसी का बिजनेस ऐसा है, लीडरशिप वाला है, तो उसके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी सिग्नेचर। अभी जैसे नरेंद्र मोदी की सिग्नेचर जो हिंदी में वो करते हैं, वो काफ़ी अच्छी सिग्नेचर है। या मनमोहन सिंह की सिग्नेचर भी आप देखेंगे ना, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो है, उनकी भी सिग्नेचर काफ़ी अच्छी थी। तो अपना नाम जितना लेजिबल और अच्छे से लिख पाए तो वो सिग्नेचर बहुत अच्छी होती है। अच्छा सर, आपने हैंडराइटिंग के बारे में बताया, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर स्कूल में जैसे हैंडराइटिंग के ऊपर बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आपका जो लिखावट है बहुत अच्छे से हो, तो आपको लगता है कि अगर बच्चों को स्कूल में ही हैंडराइटिंग के लिए अगर थोड़ा सा प्रॉपर नॉलेज दिया जाए तो आगे जाके फ्यूचर में उनका कुछ चेंज हो सकता है? यस, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। क्योंकि देखिए, कोई भी इमारत को बनाने के बाद में उसको रिपेयर करना या मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट है। हाँ। लेकिन अगर आपने उसके नींव में ही सही समय, नींव डालते समय ही आपने उसको सही तरीके से कर लिया, तो वो आगे जाके बड़ी इमारत अच्छे से खड़ी रहेगी। तो उसी तरह से बच्चे को अगर बचपन में ही सही तरह फॉर्मेशन सिखा दिए तो आगे जाके उसकी लाइफ में बहुत होगी। और ऐसा हम करते भी हैं। मैंने खुद बहुत सारी स्कूलों में जाके, क्योंकि क्या होता है, टीचर्स को हैंडराइटिंग तो पता है लेकिन ग्राफोलॉजी नहीं पता। तो ग्राफोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को कैसी हैंडराइटिंग होनी चाहिए वो हम जाके बहुत सारे स्कूलों में जाके टीचर्स को भी सिखाते हैं और बच्चों को भी स्पेशल पैटर्न्स देते हैं। वो जो पैटर्न्स वो फॉलो करते हैं तो उनके रिजल्ट्स में भी और बिहेवियर में भी दोनों में फर्क आता है। अच्छा। और हैंडराइटिंग से इंसान के सीक्रेट्स पता चल सकते हैं या फिर उसके माइंड में क्या चल रहा है ऐसा पता चल सकता है? देखिए, एक डॉक्टर जो होता है ना, वो क्या देखता है, वो एक्सरे देखता है या फिर ग्राफ्स देखता है ना, कार्डियोग्राफ वगैरह। तो आपकी जो हैंडराइटिंग होती है ना, इट्स एक ग्राफोलॉजिस्ट के नजरिए से अगर आप देखेंगे ना, तो इट्स एक्सरे ऑफ योर माइंड। अच्छा। तो आपके दिमाग में जो भी है, माइंडसेट जो भी है, वो सारी चीज़ें हैंडराइटिंग के जरिए पता चल जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो शायद पब्लिकली डिस्कस नहीं की जा सके, लेकिन वैसी कई चीज़ें, वैसे कोई सीक्रेट्स भी हैंडराइटिंग के जरिए ग्राफोलॉजिस्ट को पता चल सकते हैं। तो एक एग्जांपल मेरा वाला ट्राई करके देखते हैं। मैं कुछ अभी लिख के बताता हूँ सर, और वो अगर आप जज करके बता सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, तो समझ में आ जाएगा, है ना? तो डायरेक्टर साहब एक बार पेन दे दीजिए। ये डायरेक्टर साहब ने मेरे को रेड पेन दे दिया। मैं इसी के पीछे प्लेन पेपर रहेगा तो ज़्यादा। ये प्लेन पेपर पे लिख दूँ सर? हाँ, तो इस पे लिख देता हूँ, कोशिश तो करके देखते हैं। हाँ। क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग, मेरा बेटा कहता है सर कि आप क्या लिखते हो ये समझ में ही नहीं आता है। टुडे ऑल्सो ही वाज सेइंग द सेम थिंग टू मी, राम। तो मैं क्या लिखूं? इस पे आप नहीं, शांति से लिखना। नहीं, मैं जैसे नेचुरली लिखता हूँ वैसे लिखूंगा ना। हाँ। तो मैं 2-3 लाइन लिखी है। थोड़ा साइलेंस आ गया होगा, व्यूअर भी सोच रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना? तो ये सर मैंने लिखा है, वेलकम टू द पॉडकास्ट। इतना अच्छा तो लिखा है आपने। अरे उड़ती हुई चिड़िया। सर मैंने क्या लिखा है वो पढ़ पा रहे हैं क्या आप? ये ज्यादा जरूरी है। नहीं, मैं तो पढ़ पा रहा हूँ। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट सर, वी आर डिलाइटेड टू हैव यू ऑन द शो। यस सर, है ना? यही ये है। लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है, या हो सकता है आपने थोड़ा अच्छा बना के लिखा है।
है ना। बट इस हैंडराइटिंग से अगर आपको मैं कुछ चीजें बताऊं, मतलब एक तो है कि यू आर अ वेरी फास्ट थिंकर। मतलब लोग ए बोलते हैं, आप जेड पे पहुंच जाते हो। हाँ सर, सही है ना। तो ये बहुत फास्ट थिंकर हो। दूसरी चीज, आप जो भी करते हो ना बहुत सोच समझ के करते हो। यू आर अ मल्टीटास्कर। हाँ, वो मैं हूँ। अग्री सब लोग अग्री करेंगे ना। हाँ, यहाँ पे जो बैठे हो, मतलब ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। हाँ। अब आपको यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, जो आपको शायद आपको ये लगे कि आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से बहुत कम अचीवमेंट्स कर पा रहे हैं। जो आपकी कैपेबिलिटीज है उसके सामने आपके जो अचीवमेंट्स है, और कई बार ये है ना मल्टीटास्किंग की वजह से भी होता है। एक्चुअली सर ये तो सही है सर। ये जो मेरी सारी टीम बैठी है ना सर, ये इनकी वजह से मैं मेरी पूरी क्षमता यूज नहीं कर पाता हूँ। अभी तुम लोगों के ना एक एक फोटोज में दिखाने वाला हूँ कि देखो ये लोग रिस्पॉन्सिबल है कि मैं मेरी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा हूँ। आपको कुछ स्टमक से रिलेटेड चैलेंजेस है? हाँ, किसी ने आपको बताया? किसी ने सर को बताया? नहीं, सच सच बोलो। अभी उसका पेट दुख रहा है कल से। ये सबसे शॉकिंग है। अभी मैं सच बताता हूँ, आज का एपिसोड कैंसिल करने वाला था सर। लास्ट नाइट मतलब 2 दिन से मुझे इतना स्टमक पेन हो रहा है सर, यू वोंट इमेजिन। रात को मैं 4 बजे उठ के हॉस्पिटलाइज होने का प्लान कर रहा था कि मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ और एडमिट हो जाता हूँ। अनबेरेबल पेन था सर। अभी भी मैं यहाँ पे आने से आधे घंटे पहले अविनाश और मैं जाके डॉक्टर के पास से इंजेक्शन लेके आया हूँ सर, और मेरा टमी अभी ही पेन कर रहा है। हाँ, ये है गुरुजी, मतलब एसिडिटी वगैरह बढ़ता होगा तो नहीं अभी तो नहीं है, तो संभालिएगा, है ना। और थोड़ा बात दूसरों की मान भी लीजिए कीजिए। हाँ, ये सही कहा आपने। तो ये परफेक्ट कहा, अपने मन की करनी है। हाँ। सर का नंबर में डिस्क्रिप्शन में हर रील में रहेगा। हाँ, आप कनेक्ट करना, डोंट मिस इट आउट गाइस, बिकॉज सच में सबसे ज्यादा शॉकिंग मेरे लिए अभी रहा ना सर, ये तुक्का लग सकता है। देखो कि आप मल्टीटास्कर हो, आप डेलीगेट करते हो कामों को, ये सारे तुक्के हो सकते हैं, लेकिन मेरा पेट दुख रहा है ये वाला तुक्का कभी नहीं हो सकता। ये तो किसी को नहीं पता था, ये मुझे और इसे ही पता था, मुझे मालूम था, और अविनाश को पता था। कैसे पता चला सर? आपका जो एक लेटर है, लेटर ई, वो क्लोज्ड है। ई में आपको लूप नहीं बन रहा। हाँ, तो ये जो लेटर है ना, ये कई बार क्या होता है, हम जैसे दूसरों को नहीं सुनते हैं या दूसरों की नहीं मानते, या वो सुन तो लेते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमको एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है ना। कुछ चीज़ें लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होती है, सिचुएशंस भी होती है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे स्टमक में फिर जाके एसिड क्रिएट करने लग जाता है, और स्टमक में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाते हैं। और कई बार अगर बहुत ज़्यादा अगर ये किया गया तो फिर कई बार वो अल्सर्स वगैरह में भी चैलेंजेस हो जाते हैं। नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम हुआ सर ये। हाँ, और मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ प्रॉपर। सीवियर एसिडिटी हुआ है। अभी आपको मैं बताता हूँ, आप ट्रीटमेंट लेते रहिए, बिकॉज मेडिसिन का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। राइट सर। लेकिन आप है ना अपने लेटर ई को थोड़ा सा ओपन कर दीजिए। ओके। जो उसका लूप है ना उसको ओपन कीजिए। और दूसरा मैं आपको बता दूंगा अभी आफ्टर दिस, है ना, कि आपको हैंडराइटिंग में कुछ 2-3 चेंजेस आप कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। पक्का सर। जैसे एक स्पेशली आपको मैं बताना चाहूँगा, आपका जो टी का क्रॉस बार है ना, वो काफ़ी नीचे है। और वो स्पेशली नीचे कब हो रहा है, जब आप दूसरे लेटर से उसको कनेक्ट कर रहे हो, है ना, बाजू वाले लेटर से, जैसे टू लिखा तो ओ से आपने कनेक्ट किया उसके क्रॉस बार को, तो उसकी वजह से वो क्रॉस बार नीचे आ जाता है। तो ये क्या हो गया कि हम अपनी क्षमताओं को कम कर रहे हैं मल्टीटास्किंग के चक्कर। मतलब एक बार हाथ में एक काम लिया तो उसे ही कंप्लीट करना है अच्छे से, फिर सेकंड काम लेना है। एक बार 10 जगह पर अगर सोचोगे, एक ही हाथ में 10 काम करने के लिए जाओगे तो 10 के 10 हाथ में नहीं आएंगे। पर सर हैंडराइटिंग से इतना कुछ पता चलता है? हैंडराइटिंग से तो बहुत कुछ पता चलता है। ये तो कुछ चीजें थी जो मैंने इंस्टेंट आपने पूछा और मैंने बता दी। एंड सर मैं कन्फेस करना चाहूँगा कि यहाँ पे पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हमारा दोनों का फोकस न्यूमरोलॉजी था।
हाँ हमने कहा था कि हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, ग्राफोलॉजी के ऊपर इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपने जो इनसाइट्स अभी ग्राफोलॉजी के ऊपर दिए हैं ना सर अभी, उससे मेरा माइंडसेट ही कंप्लीटली चेंज हो गया एंड आई केम टू नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज इन समबडी एल्सेस लाइफ। यस, कितना इंपॉर्टेंट। सर कुछ एग्जांपल्स बताइए ना, टेस्टिमोनीज बताइए जो आपके क्लाइंट्स के चेंजेस हुए लाइफ में बिकॉज ऑफ हैंडराइटिंग के। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, हाँ, जो मधु जैन का है, मधु जैन फ्रॉम हॉस्पिटल। आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे है उनका टेस्टिमोनी। तो उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुए हैं और मैंने जैसे अभी मेरा खुद का भी मैंने चेंज किया है। एक मेरे फ्रेंड है, उनको मैंने बताया था, अभी यहाँ पे मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप भी मिलने वाली है कि आप अपने फर्स्ट लेटर को कभी भी काटे नहीं। अच्छा। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, फर्स्ट लेटर लिखते हैं, उनका जो भी नाम रहेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ए है, मेरा एस है, तो अगर उसको लिखा और उसको कट कर दिया तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। वन ऑफ माई फ्रेंड, उनका आदत था कि वो अपना नाम लिखते थे और उसके बाद में फर्स्ट लेटर को कट करते थे। ड्यूरिंग कोविड हमारा मिलना नहीं हुआ और जब कोविड के बाद में वो मुझे मिले तो उनके चेहरे पे सब ऑपरेशंस के निशान थे। अच्छा। तो जब आप अपना नाम लिख के अगर काट रहे हो ना, तो आप कुछ ना कुछ इस तरह की बीमारियां अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब उनको कैंसर हुआ था तो पूरा इतना रिमूव हो गया और कट हो गया था उनके फेस पे। तो ये चीज़ हो गई। या फिर कई बार आप एक्सीडेंट या इस तरह की कुछ चीज़ें को अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप अपने नाम को काट रहे हो, हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीज़ें। एक एग्जांपल बताइए ना सर लिख के कि वो नंबर को काटना मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, बड़े इसमें भी लिख सकते हैं। जैसे समझो अब किसी ने का नाम है राजेश, अब उसने सर आर लिखा, हाँ, राजेश पूरा लिखा एंड देन ओके, या इस तरह से, ओके है ना। तो इस तरह से अगर आप काट देते हैं कुछ भी, ए आता है कर्सिव राइटिंग में हम निकालते तो वो तो कट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये बेसिकली सर ने ऐसे बताया, उसका मैं एग्जैक्ट दिखा देता हूँ बाद में। सो अभी मैं कैसे लिखता हूँ वो भी एक बार जज कर लेते हैं। मैं यूजुअली मेरा नाम ऐसे लिखता हूँ। सो इज इट अ परफेक्ट वे? ये परफेक्ट वे है। तो जो फर्स्ट ए का आपने कहा, मतलब जो एग्जांपल दिया था, तो अगर फॉर एन एग्जांपल में मेरा नाम ऐसे लिख रहा हूँ और बाद में ए को मैं ऐसे काटता हूँ, हाँ, ए को मैंने और एक लाइन देके काट दिया, तो इसका मतलब है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। प्रॉब्लमेटिक लेकिन सिचुएशन है। मैक्सिमम टाइम पर साइन के उसमें करते ना लोग, काटते साइन के टाइम पे करते हैं ना सर, साइन के टाइम पे लोग कट कर देते हैं। तो मैं मेरा सिग्नेचर एक बार करके बताता हूँ। हाँ, नहीं काटता हूँ मैं। नहीं ये नहीं, मैं नहीं काटता हूँ। ये अच्छा है, सिग्नेचर अच्छी सर। अच्छा है। इसमें कुछ चेंजेस हैं, हम आपको बताएंगे। बताइए पक्का। सो जो नाम में काटते हैं, मैक्सिमम जो नाम लिखते होंगे वो सिग्नेचर के टाइम पे लिखते होंगे ना सर, जो नाम काटने का होगा। हाँ, वो सिग्नेचर में ही कट करते हैं बहुत सारे लोग। मैंने जो बात की वो सिग्नेचर में ही कट करते हैं। सिग्नेचर में ही कट करते, मैंने भी देखा है वो। तो सिग्नेचर में कट करना जो है ना, वो बहुत सेल्फ सबोटाइज हो जाता है वो, कि आदमी अपने आप को काट रहा है। अपने आप को काटने में फिर वो कई बार ऐसी आदतों में पड़ जाएगा। जैसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, ओवर ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे टोबैको का एक्सेस यूज करने लग जाते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करने लग जाते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मतलब टू व्हीलर भी चलाते हैं तो बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। तो वो भी अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली आदत है ना, राइट, कि कब एक्सीडेंट हो जाए, कब क्या है। तो ये सारी चीजें लाइफ में कई बार अट्रैक्ट करता है व्यक्ति। ओके, लकी नंबर अगर आइडेंटिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, लकी नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए पहले बात तो आपको अपना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर देखना पड़ेगा। अभी इन नंबर्स में क्या होता है कि कुछ नंबर होते हैं जो फ्रेंडली नंबर होते हैं, कुछ नंबर होते हैं जो एंटी नंबर्स होते हैं, और कुछ नंबर जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो बेस्ट इज फ्रेंडली नंबर जो रहेंगे वही आपके लकी नंबर रहेंगे। अभी कई बार चैलेंज ये हो जाता है कि आपका बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर ही एंटी है, तो फिर हम दोनों को उनके बीच में म्यूचुअल लकी नंबर निकालना पड़ेगा। तो वो है, अभी अगर सबसे बेस्ट बोले तो 5 नंबर जैसे है वो बैलेंसर नंबर है, तो वो अच्छा लकी नंबर है। अगर आपका एंटी नहीं है तो 6 इज ऑल्सो वेरी गुड नंबर, बट वो 3 और 6 का आपस में एंटी होते हैं। तो अगर 3 वालों के लिए 6 एंटी हो गया, अदरवाइज 6 इज ऑल्सो वेरी गुड नंबर, बिकॉज वो वीनस का नंबर तो प्रॉस्पेरिटी देता है, आपको लग्जरी देता है। नंबर 3 इज ऑल्सो लकी, क्योंकि वो नॉलेज देता है। तो हर पर्पस के लिए भी अलग अलग नंबर होते हैं जो लकी नंबर होते हैं, लेकिन ये
जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 1, 3, 5, 6 ये जो नंबर्स हैं ये नेचुरली बेनिफिक नंबर होने की वजह से ये बहुत ही लकी नंबर है, बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है। मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 है तो मैं तेरे लिए लकी हूँ। वो तो है। हाँ, अच्छा, शादी और रिलेशनशिप में न्यूमरोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अभी यहाँ पे अपने यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग ज्योतिष को फॉलो करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है अगर आप न्यूमरोलॉजी को भी फॉलो करें और उसके हिसाब से एक दूसरे को नंबर को मैच करने के बाद में अगर कंपैटिबिलिटी चेक करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि शादी ये है आज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ना, और अगर उसको आपको बहुत अच्छे से चलाना है तो फिर आपको कंपैटिबिलिटी के हिसाब से बेस्ट होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पे ना, मैं आपको एक वो सुरेंद्र शर्मा जी जो है बहुत फेमस पोएट कवि, उनकी एक बहुत अच्छी चीज लाइन है उसकी, उनका एक जोक समझ लीजिए, या वो 4 लाइनें बोलते थे। तो एक बार एक व्यक्ति ने ना शादी की और उसके बाद में उनको आशीर्वाद दिया कि आपकी शादी संपन्न हो गई और अब आप अपना जीवन खुशी खुशी से निभाइए। तो सामने वाले ने बोले वो बात तो सही है पंडित जी, लेकिन वो जीवन कैसे अच्छा चलेगा, वो गाड़ी, जीवन की गाड़ी कैसे अच्छी चलेगी जिसमें एक टायर साइकिल का है और दूसरा ट्रैक्टर का। तो वैसे ही अगर आपका कॉम्पेटिबिलिटीज नहीं है तो फिर आपको लाइफ में चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे। मतलब अगर ज्योतिषी के पास में कुंडली दिखाते हैं शादी के लिए तो गुण देखते हैं कितने गुण जम रहे। अगर समझो उसमें कुछ भी मिसमैच हो और कहा कि इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, तो उन्होंने सेकंड चांस लेके अगर न्यूमरोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सोचा तो शायद किसी का अगर लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है, उनको एक दूसरे के साथ में शादी करनी है तो उसमें से कुछ ऑप्शन निकल सकता है। बिल्कुल, देखिए गुण मिलाने के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि राम और सीता, उनके सारे 36 गुण मिले थे, 36 गुण मिलते थे, लेकिन उनकी लाइफ कैसी रही है वो आपको भी पता है, चैलेंजेस काफी रहे उनकी लाइफ में। तो गुण मिलाना अच्छी बात है, आई एम नॉट अगेंस्ट ज्योतिषी जो है वो इट्स अ मदर साइंस, लेकिन न्यूमरोलॉजी इज अ स्मार्ट चाइल्ड ऑफ ज्योतिषी। तो अगर आप ज्योतिषी को फॉलो नहीं कर रहे हो और आप न्यूमरोलॉजी से देख लेते हैं कंपैटिबिलिटी, अगर न्यूमरोलॉजी से चेक कर लेते हैं तो ये आपको एक बहुत अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चले। सर, क्या मूलांक के लोगों ने एक दूसरे से शादी करनी चाहिए, जो बेस्ट पेयरिंग नंबर्स है? हाँ, बेस्ट नंबर तो देखिए, जैसे अगर समझो 1 और 5 है ना, या 1 और 3 है, ये बहुत अच्छे हैं। मैं आपको इससे बेहतर ये बता दूं कि क्या लोगों ने नहीं करनी चाहिए, है ना। 1 and 8 ये बचने चाहिए, 8 and 8 बचना चाहिए, 4 and 8 बचना चाहिए, 2 and 9, 2 and 8 ये बचने चाहिए। ये कुछ है जो बहुत ही 3 and 6 वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे इन लोगों को आपस में रिलेशनशिप में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। क्यों होता है सर ऐसा? क्योंकि ये एंटी नंबर है, ये प्लैनेट्स जो है ना एक दूसरे के विरोधी है। जैसे अभी 3 and 6 का एग्जांपल लेते हैं तो 3 जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है और 6 जो है वो है वीनस को रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों ही गुरु हैं, बट एक देव गुरु है और एक दैत्य गुरु है, तो फिर दोनों एक दूसरे के बीच में विचारों का मतभेद रहेगा। है गुरु, नॉलेज ज्यादा रहेगा दोनों के पास, लेकिन एक भगवान है, एक राक्षस है। हाँ, तो वो दोनों फिर आपस में एक दूसरे का विचारों का मतभेद रहेगा और उस चक्कर में फिर वो बोलते हैं ना आर्गुमेंट्स बढ़ते जाएंगे। तो दोनों में आर्गुमेंट ज्यादा होंगे, आर्गुमेंट्स कलेश ज्यादा होगा। हाँ, अभी 1 and 8 ये भी अगेन वैसे देखा जाए तो पिता पुत्र है, शनि एंड सूर्य, बट शनि जो है उसको उसका अधिकार नहीं मिला था, है ना, उसको नाजायज संतान बोला गया। हाँ, राइट। तो उसको उसका अधिकार नहीं मिला, इसलिए वो हमेशा नाराज रहा अपने पिता से यानी सूर्य से। तो ये 1 और 8 जो है वो सूर्य और शनि है, दोनों पिता पुत्र होने के बाद में भी एक दूसरे के विरोधी है। तो ये इसलिए फिर उनमें अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है अगर, तो वहां पे भी फिर आर्गुमेंट्स होते रहेंगे। तो बेसिकली आर्गुमेंट्स होंगी, आपकी पटेगी नहीं, जल्दी से डिवोर्स हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा। हाँ, अभी डिवोर्स तो देखिए अभी पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है हमारी भारतीय परंपरा में, लेकिन मैंने तो बहुत सारी रिसर्च की कि पहले भी कई लोग ऐसे थे जिनके एंटी डेट्स पे शादी हो गई है या एंटी डेट्स वालों से शादी हो गई है। अब वो समय डाइवोर्स तो नहीं होता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोलते ना खींचने वाली, बोलते ना खींचने वाली लाइफ चल रही थी।
तो वो है, तो सेटिस्फैक्टरी लाइफ नहीं थी। 9 नंबर बहुत लकी नंबर माना जाता है, सबसे पावरफुल नंबर है 9, ऐसा क्यों? 9 नंबर जो है ना वो है मंगल का नंबर, इसलिए उसको बोलते ना इट्स अ फायरी प्लैनेट, तो बहुत करेज देता है आदमी को, साहस देता है, तो इसलिए उसको बहुत पावरफुल नंबर माना गया है। और दूसरी चीज है कि वो अगर हम देखते हैं कि 9 नंबर में ना 1 से लेके 9 8 तक के सारे नंबर का पावर्स उसमें रहता है। अच्छा, तो इसलिए वो आपको बहुत ही पावरफुल नंबर माना गया है। तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 9 है उसकी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं सर? 9 नंबर वालों के लिए सबसे बड़ी बात है कि ही हैज़ अ वेरी मतलब करेजियस, उनका डेयरिंग बहुत रहती है, करेज बहुत रहता है, लेकिन उनका चैलेंज एक ये रहता है कि उनको फिर एग्रेशन बहुत होता है। फायरी प्लैनेट है तो जल्दी से फिर उनके साथ में अगर किसी ने उनके अगेंस्ट में कुछ बोल दिया तो फिर वो बोलते हैं ना, उनका 9 के बारे में खास कहावत है कि वो आपके लिए जान दे सकता है, लेकिन अगर वो बोलते हैं ना आतंकवादी सटक ली तो वैसा गुस्सा आ गया उसको तो ले भी सकता है। तो अग्रेशन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो 9 नंबर वाले जो डेट ऑफ बर्थ वाले लोग हैं उन्होंने अग्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए। बहुत अच्छा नंबर भी है मंगल का नंबर। अभी देखिए आप ट्रैवल करते हो तो आपको क्या बोलते हैं लोग, आपकी यात्रा सफल रहे, मंगलमय हो, ऐसा ही बोल रहे हैं ना। हाँ, तो वो मंगल मतलब अच्छा भी है, लेकिन वही चीज है कि उसके साथ में छेड़ना नहीं है। सर 3, 12, 21, 30 ये दिन पे जिसका भी जन्म हुआ है उनके लिए आने वाला 2025 का रिमेनिंग पार्ट कैसा रहने वाला है? देखिए आपका सवाल है ना वो बहुत अच्छा है। रीजन मैं आपको बताऊं, 3, 12, 21 और 30 अगर आप देखेंगे तो ये हो गया मूलांक 3 है ना, और जो 2025 है उसको अगर आप जोड़ेंगे 2, 2, 4, 5 है ना, तो वो है 9। तो 3 और 9 ये दोनों बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन है। तो 3 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बशर्ते उनको उतनी मेहनत करनी है, क्योंकि एक चीज है कि मंगल आपको है ना बहुत अच्छा देगा, लेकिन आपको उतना ही करेज दिखाना है, आपको उतने ही साहस के साथ में काम करना है, तो उसके लिए उनको बेनिफिशियल बहुत रहेगा। सर लव, फ्रीडम और मनी वाले डेट ऑफ बर्थ कौन से हैं? 5, 14, 23। अच्छा, जिनका टोटल 5 आता है, बुध का नंबर है एंड वो आपका लव का नंबर है। फ्रीडम के लिए तो 5 को माना ही जाता है बिकॉज इट्स वेरी एडवेंचरस नंबर। उनको हमेशा नई नई जगह, नई नई चीजें करने के लिए हमेशा एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए। एंड देन मनी, तो ये मनी के लिए सबसे बेहतरीन नंबर 5 है बिकॉज इट्स अ बैलेंसर नंबर और ये बहुत अच्छा नंबर है 5। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 5 की है उन्होंने क्या करना चाहिए 2025 के बचे हुए दिनों में? देखिए 5 वालों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है बिकॉज ये 9 नंबर जो है वो थोड़ा सा फायरी प्लैनेट है, एग्रेशन वाला प्लैनेट है। तो 5 नंबर को स्पेशली अपनी जबान पे काबू रखना चाहिए। इस समय उनको बोलते हैं ना जबान फिसल गई तो वो नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो चीज़ ध्यान रखना चाहिए। अपनी जबान को जितना मीठा और जितना अच्छे से उपयोग करेंगे तो उनके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, उनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी। दूसरी चीज़, उनको इफ़ पॉसिबल अगर वो हेल्दी हैं और उनकी हेल्थ परमिट करती है तो उन्हें ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए। अच्छा सर, अभी ना हम डेट्स के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। सर डेट ऑफ बर्थ 7 है, तो क्या ये 7 नंबर वाले लोग कमिटेड होते हैं? 7 नंबर जो है ना, बिकॉज वो दिल से सोचते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो केतु का नंबर है, तो केतु जो है वो धड़ है ना, तो धड़ है तो उसके पास सर नहीं है, उसके पास दिल है, वो दिल से सोचते हैं। इसलिए कभी भी उनके साथ में बहुत ही प्यार से रहना चाहिए, उनके साथ में बहुत अच्छे से रहना चाहिए। चैलेंज 7 वालों को यही है कि वो इतने कमिटेड रहते हैं कि कई बार उनको लाइफ में धोखे भी बहुत मिलते हैं, तो उनको उस धोखों से बचना चाहिए। 2025 में ऐसे कौन से डेट ऑफ बर्थ है जिनको हेल्थ इशू आने वाले दिनों में होगा? 2025 में देखिए जी, अभी यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ईयर। तो जिन लोगों का पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, और अगर वो एंटी है, मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ मान लो 1 है या 2 है और उनका ये जो पर्सनल ईयर है 4 और 8 आ रहा है, तो उनको हेल्थ के प्रति बड़ा सावधान रहना चाहिए। और उसको वो हेल्थ इंप्रूवाइज करने के लिए क्या करना चाहिए उन्होंने? उनको हेल्थ तो
तो अपनी डाइट पे काम रखें, अच्छा सोए, अच्छा खाएं, और दूसरी चीज अपना अच्छे विचार रखें, है ना, मतलब बोलते हैं ना, थिंक गुड, ईट गुड एंड स्लीप वेल। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीजें बहुत जरूरी है उनके लिए। और अगर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि उनको ना अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा भी नेग्लिजेंस नहीं ये करना। अगर उनको कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं इस तरह के, तो उनको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। अच्छा, इस साल के लिए। और सर 1, 10, 19 और 28 के डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों के लिए अभी 2025 पेंडिंग वाला कैसा रहेगा? बेस्ट, जैसे मैंने कहा कि 1, 10, 20, 1, 10, 19 एंड 28, इनका अगर आप देखेंगे तो ये मूलांक 1 होता है। 1 हो गया। और अगर 2025 का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वो 9 होता है। और मैं 1 और 9 द बेस्ट जो पेयर ऑफ द नंबर्स है उसमें माना गया, बिकॉज एक राजा है, एक सेनापति है, तो ये बहुत अच्छा है। उनके बिजनेस में उनको बहुत फायदा होगा, उनके रिलेशनशिप में बहुत फायदा होगा, बशर्ते कि वो इस समय का सही उपयोग करें, है ना। एफर्ट्स तो हमको करने पड़ेंगे, बिकॉज विदाउट एफर्ट्स कुछ नहीं मिलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे सर? अभी अगर समझो उनका बिजनेस में है, कोई चीज़ ऐसी थी जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, उसको कंप्लीट करना है, तो वो ये साल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी जैसे अगला साल जो आ रहा है तो न्यू बिगनिंग का साल आ रहा है, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन वो कर सकते हैं। भले लॉन्च अगले साल करें, लेकिन वो प्रिपरेशन इस साल करें। और जो पिछले 8 साल की मेहनत है उसको पूरा करने के लिए अभी उनको ये समय है कि इस समय अपना पूरा जोर लगा दे। बोलते हैं ना कि आगाज कैसा भी रहा हो, अंजाम बहुत बड़ा होगा। तो ये वाली चीज है कि 2025 में आप अपनी जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप अच्छे से उसके फ्रूट्स को काटोगे। और रिलेशनशिप के बारे में उनका कैसा रहेगा? रिलेशनशिप में अभी दूसरे वाले का भी नंबर देखना पड़ेगा। इनके ही तरफ से तो अच्छा ही रहेगा, है ना, बिकॉज 1, 9 का कॉम्बिनेशन इनका तो अच्छा, लेकिन सामने वाले के क्या नंबर्स है वो भी देखने पड़ेंगे। तो रिलेशनशिप में इन्होंने क्या एफर्ट्स लेनी चाहिए? रिलेशनशिप में 1 और 9 वालों को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, बेस्ट एफर्ट्स उनके एक ही चीज हो कि अपने दिमाग को शांत रखें। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज 1 जो है वो सूर्य का नंबर है और 9 जो है वो मार्स का नंबर है। दोनों फायरी है। तो इस समय बहुत गुस्सा, बहुत ज्यादा बोलना, अगर कब समझो हमने किसी का हर्ट कर दिया या इस तरह की चीजें हो गई तो ये बड़ी तकलीफ होगी। तो सामने वाले का को मतलब उनका बोलते हैं ना, ईगो हर्ट भी ना हो, उनको तकलीफ भी ना हो, और हम कम्युनिकेट भी करें। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना है, अपने गुस्से पे काबू रखना है। गुस्से पे अगर काबू नहीं रखेंगे तो बर्बादी भी हो सकती है। यस। अगर किसी के साथ में दोस्ती करनी है तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन से ऐसे डेट ऑफ बर्थ है जो बेस्ट दोस्त बन सकते हैं? बेस्ट दोस्त तो वही 5 नंबर बेस्ट दोस्त। अच्छा, है ना। बाकी फिर आपके काम के हिसाब से, आपके पर्पस के हिसाब से हो सकते हैं। 5 नंबर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो हर चीज को बैलेंस करते हैं। आपको मोटिवेट करेंगे, आपको नई नई जगह ले जाना, एडवेंचर में रखना, वो सारी चीजें रखेंगे। और दूसरी चीज ये आती है कि वो जल्दी से आपको मतलब बोर नहीं होने देंगे। अच्छा, तो ये मूलांक 5 होना चाहिए कि डेस्टिनी नंबर 5 होना चाहिए सर? अभी ये मूलांक अगर समझो यंग एज है, मतलब 30-35 से कम है तो मूलांक है, और अगर उससे ज्यादा एज है तो फिर वो भाग्यांक में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा। तो मतलब अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 7th है तो मेरा दोस्त जिसे मुझे दोस्त बनाना है वो 5 मूलांक अगर उसका होगा तो मेरे लिए बेटर रहेगा। वो अच्छा कैलकुलेशन क्या होगा सर? एक बताइए ना, एग्जांपल बताइए ना उसका। देखिए 5 वाला जो है ना वो सब जगह फिट हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए सबसे 5 नंबर जो है ना वो सबसे इजी है और उसका कोई शत्रु नहीं है। दूसरा वो बोलते हैं ना एकदम इजी गोइंग है, तो वो आपको होगा। तो 7 के साथ में भी वो उतना ही अच्छे से जेल कर जाएगा, 3 नंबर के साथ में भी वो इतना से अच्छे से जेल कर जाएगा, 1 नंबर के साथ में भी उतना ही अच्छे से जेल कर लेगा। तो 5 नंबर की एक खासियत होती है कि वो जहाँ जाए वैसा हो जाता है। किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ 5 है तो उसकी लाइफ कैसी होती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं? किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 5 है, हाँ, तो देखिए वो व्यक्ति जो रहेगा ना वो एडवेंचरस रहेगा। दूसरा उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो उसकी सबसे पावरफुल, बोलते हैं ना उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग उसकी अगर कोई चीज रहेगी तो उसका कम्युनिकेशन है। हाँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ओवर एडवेंचरस से बचना चाहिए। अच्छा, कि कई बार क्या होता है एडवेंचर के चक्कर में आदमी बहुत सारी चीजें भी करते हैं ना। आज जैसे देखा बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स हैं वो एडवेंचर्स के चक्कर में
कई बार बहुत सारी गलत चीजें भी टेस्ट करने लगता है, ये भी टेस्ट करना, वो भी टेस्ट करना, वो सारी चीजें, तो वो से उनको बचना भी चाहिए। राइट। बाकी 5 नंबर जो है ना द बेस्ट नंबर है, बस उसका उपयोग करना आपको आना चाहिए। अब सर हमने 5 नंबर के बारे में डिस्कस किया, 1, 10, 19, 28 के बारे में डिस्कस किया, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मूलांक और भाग्यांक इसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए कोई एप्लीकेशन है? हाँ देखिए, एप्लीकेशन तो बहुत है, लेकिन मैं आपके दर्शकों को बहुत सिंपल तरीका से बता दूं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, वो मूलांक हो जाएगा। अगर 1 to 9 है तो ऑलरेडी सिंगल नंबर है, तो वही सेम मूलांक हो जाएगा। उसके बाद में जो है, जैसे अगर मान लो 23 है तो 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 मूलांक होगा। और सारी डेट का अगर आप टोटल कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने अगर समझो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1983 1983, तो 1 + 8 + 1 तो 9 हो जाएगा, फिर अगेन 9 18 हो जाएगा, देन 8 तो दैट इज 26 एंड देन 3 तो 29। ओके। तो 29 को आप सिंगल करोगे तो दैट इज 2 + 9 = 11, तो 1 + 1 2। तो ये जो 2 होगा ये भाग्यांक होगा। अभी इसको बहुत सिंपल करते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाके एक न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर करके एक सिंपल सा ऐप है, उसमें आप डालोगे तो ये चीजें आपको मालूम पड़ जाएगी। अब ये आपको मैं ये बताने चाह रहा हूँ, मतलब लेकिन अगेन वो ऐप को लेके आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐप है, तो ये कोई मार्केटिंग हम उस ऐप की नहीं कर रहे हैं। एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप कैल्सी के ऊपर भी जाकर कर सकते हो, कैल्सी पे भी कर सकते हो। सारे डिजिट को सिंगल आप एडिंग कर ले हो तो कर सकते हैं। 13 नंबर को सबसे ज्यादा अनलकी नंबर क्यों माना जाता है? अभी यहाँ पे ना मैं कुछ चीज़ों को डिफर करता हूँ। अनलकी तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन इट्स अ वेरी पावरफुल नंबर। और कुछ जैसे कुछ देशों में इसको बहुत ही अनलकी मानते हैं, वहाँ पे उनके पर्सनल उनके रीजंस है, उनके रिलीजियस रीजंस है, वो सारी चीज़ें। अगर हमारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो ये कि इट्स वेरी पावरफुल नंबर। 1 + 3 तो 1 क्या है? सूर्य है, और 3 क्या है? जुपिटर। तो दोनों ही पावरफुल प्लैनेट्स है, उनके कॉम्बिनेशन से बनता है 13। और वो बना क्या रहा है फिर फाइनली? 1 + 3 = 4। तो बना रहा है वो राहु। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। और क्योंकि ये तीनों जो प्लैनेट है 1, 3 and 4 बहुत ही पावरफुल प्लैनेट्स हैं। और ये आपको, लेकिन 4 जो है आपको इल्यूजन में लेके जा सकता है, तो समटाइम्स वो फिर आपके डिसीजंस रॉन्ग कर सकता है। इसीलिए कई बार वो 13 नंबर्स को लोग अवॉइड करते हैं। अच्छा। तो घर भी कहते हैं ना ऐसे 13 फ्लोर पे घर नहीं लेना चाहिए, 13 फ्लोर पे नहीं लेते हैं। इवन देयर आर सम 13 नंबर के फ्लैट बनाने ही बंद कर दिए कई लोगों ने। बस यही चीज है कि उसको वैसे भी 4 नंबर को अवॉइड करना चाहिए। मतलब फ्लैट्स में जहाँ पे 4 नंबर आ रहा है टोटल, जैसे 1 + 3 = 4, या 1 1 देन 2 आ गया, 22 नंबर 1 1 2 आ गया, या सिर्फ 22 आ गया। तो इस तरह के जो जहाँ पे 4 नंबर आ रहे हैं उसको अवॉइड करना है। कैलकुलेशन 4 आ रहा है तो उसको अवॉइड करना है। तो सर 8 नंबर स्ट्रगल का नंबर है। 8 नंबर स्ट्रगल का, तो 8 नंबर या 8 तारीख पे जो भी पैदा हुए हैं उनके लिए स्ट्रगल में जाएगी सर? अभी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 8 नंबर स्ट्रगल का नंबर तो आपने, ये तो सबको पता है, लेकिन 8 नंबर पैसे का भी नंबर है। अच्छा। हाँ, और 8 नंबर सक्सेस का, पावर का भी नंबर है। ये जज है, शनि का नंबर जो है ना, ये जज है। ये बोलते हैं ना, गीता का ज्ञान है, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो ये आपके कर्मों का फल देने वाला नंबर है। अच्छा। हाँ, तो अगर 8 नंबर इतना स्ट्रगल का तो नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनका नंबर भी 8 है। अच्छा। और इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे 10 साल, मतलब आप सोचो, आपको 25 साल से जो राज कर रहे हैं, 22 साल से, वो 8 नंबर वाले हैं। अच्छा। तो मनमोहन सिंह जी भी 8 नंबर वाले थे, और ये भी है। बट ये है कि 8 नंबर वालों को काम जो है ना बड़े ऑनेस्टी से करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। उसमें आप अगर समझो, अगर नेग्लिजेंस करोगे, आलस करोगे, तो फिर वो स्ट्रगल ही करवाते रहेगा। अच्छा, तो सच्चाई से काम करना है 8 नंबर, सच्चाई से काम करना है, शारीरिक मेहनत होनी चाहिए। 8 वाला नंबर कभी भी ये नहीं सोचेगा कि बस अब बैठे बैठे खाएंगे।
8 नंबर वाले को ये सोचना भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन उसने ये सोच लिया उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। और अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11, तो 11 नंबर वाले लोग कैसे भाग्यशाली होते हैं सर? देखिए 11 जो है, वैसे अगर आप देखेंगे वो मूलांक 2 हो गया, हाँ, बट वैसे वो मास्टर नंबर भी है। तो 1 जो है, 2 राजा मतलब 2 सूर्य का पावर बन के फिर वो बन रहा है, तो इट्स वेरी पावरफुल नंबर, और वैसे भी मास्टर नंबर है, तो ये बहुत ही पावरफुल नंबर है। 11 नंबर वाले आप देखेंगे बहुत ही सक्सेसफुल मिलेंगे, अपने फील्ड में मिलेंगे। और हम जैसे एक ग्रिड बनाते हैं जिसको वैदिक ग्रिड बोलते हैं, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो इनको राजयोग भी बनता है। 11, हाँ राइट, मतलब 11 बन रहा है और 2 बन रहा है, तो कुछ नंबर मिसिंग भी होते हैं, जैसे 3 और 6 नहीं रहते हैं, तो उनके उसमें नहीं है ग्रिड में, उनको राजयोग भी बनता है। थोड़े फ्रेंडशिप के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाए तो तेरे पास में फ्रेंडशिप के बहुत सारे सवाल थे, तो एक एक करके पूछने के लिए स्टार्ट कर दे। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ और मंथ सेम है तो उसका क्या फ्यूचर होगा? देखिए वैसे तो पूरा नंबर देखना पड़ता है, लेकिन जिसका भी डेट ऑफ बर्थ और मंथ सेम है तो ऐसे लोगों को ना नेम फेम बहुत मिलता है, लाइक हाँ, अच्छा, हाँ, दे बिकम, बोलते हैं ना, सेलिब्रिटीज, इस तरह की चीजें होती। तो अभी इसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और ये मंथ सेम रहे ऐसा नहीं है, मतलब जैसे जिसका मूलांक और मंथ नंबर सेम होगा, जैसे अभी समझो किसी का 23 मई होगा, तो वो 235 हो गया प्लस हो गया, कोई 14th में भी हो सकता है, और कोई 5th में भी हो सकता है। तो ऐसे जो लोग हैं ना उनको काफी अच्छे मतलब नेम फेम मिलता है। न्यूमरोलॉजी ये बता सकता है कि ये फ्रेंड मेरे साथ में लॉयल रहेगा? न्यूमरोलॉजी ये चीज बोल सकता है, यस। जैसे 9 नंबर वाला है, अगर आपने अपनी तरफ से गड़बड़ नहीं की तो जल्दी से 9 नंबर वाला आपको नहीं छोड़ेगा। अच्छा। 5 नंबर वाला है ना, वो आपके साथ में फ्रेंड तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 5 नंबर वाले को क्योंकि वैरायटी चाहिए, है ना, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, एडवेंचर चाहिए। तो अगर समझो आपके साथ में उसको वो चीज मिल रही है, इफ इज कंफर्टेबल विद दैट, लेकिन अगर आप समझो बोले नहीं एक ही चीज में बोरिंग में रह गए, तो फिर वो आपको छोड़ देगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसको चाहिए वैरायटी, एडवेंचर, तो ये चीजें होगी। देन 3 नंबर वाला है, तो उन लोगों के लिए आप नॉलेज से जुड़ी हुई बातें अगर आपके उनके साथ में शेयर करते हो, उस तरह के लेवल पे रहते हो तो ठीक है, अदरवाइज वो डिस्टेंस हो जाएगा, बिकॉज वो लोग थोड़े से नॉलेज वगैरह में ज़्यादा जाते हैं। 1 नंबर वाला जो है ना, वो आपका फ्रेंड रहेगा, लेकिन क्योंकि 1 नंबर है तो वो लीडर रहेगा, तो अपनी लीडरशिप थोड़ी बहुत दिखाएगा। तो कभी कभी उस चीज़ को के साथ में उसको प्यार से ही आपको रहना है, बोलते हैं ना, कभी उसके ईगो को हर्ट नहीं करने का। तो उसका ईगो हर्ट हो गया तो फिर वो दोस्ती टूट जाएगी, दोस्ती टूट जाएगी। तो उसके लिए अपना मान सम्मान जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ये नंबर्स हैं जिनके साथ में उनके हिसाब से आपने अगर व्यवहार किया तो ठीक है। 4 नंबर वाला जो है ना, वो ऐसे आपके साथ में है, आपके लिए बोलेगा जान दे दूंगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपसे अगर काम हो गया उसका पूरा, उसके बाद में वो शायद आपकी तरफ देखे भी नहीं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता। 4 नंबर वाले धोखा उसको आप है ना, मतलब ये वो इल्यूजन में रहते, तो उसको आप जज नहीं कर सकते। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर रहेगा कि क्या कर सकता है, अपनी दुनिया में रहते हैं। तो 9 नंबर को तो हम लोग है ना एक चीज और भी बोलते हैं कि वो कर्ण की तरह है। अगर उसने दोस्ती कर ली है तो फिर वो अंत तक निभाएगा। बस ये है कि आप उसके साथ में धोखा ना करें, अदरवाइज वो बोलते हैं ना कि वो फायर है, झुकेगा नहीं साला। और सर कौन सी डेट ऑफ बर्थ वाले लोग यूजुअली पॉलिटिक्स में जा सकते हैं? पॉलिटिक्स के लिए बेस्ट डेट्स है 1 नंबर उनके पास हमेशा होना चाहिए, लीडर। हाँ, मतलब आपके पास डेट ऑफ बर्थ में अदर डेट भी होती है तो वो सारी चीजें, लेकिन उनको 1 का सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा है। 4 नंबर इज ऑल्सो गुड। अगर आप बहुत ऑनेस्टी से और बहुत मेहनत वाली अगर राजनीति करना चाहते हो तो उसके लिए 8 नंबर भी बहुत अच्छा है। जैसे एग्जांपल हमने अभी बात की नरेंद्र मोदी जी की, मनमोहन सिंह जी की, आप देखोगे उनके ऊपर पर्सनली उनके चरित्र पे या उनके व्यवहार पे इतने सालों के राजनीतिक करियर में, चाहे मनमोहन सिंह जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, दोनों अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से, लेकिन उनपे कभी कोई दाग नहीं था। राइट, हाँ। ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा 8 नंबर वालों के लिए। तो 1 नंबर लेकिन सपोर्ट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
अच्छा, अगर दो फ्रेंड्स हैं और दोनों का बर्थडे एक ही दिन पर आता है तो उनकी दोस्ती कैसे रहेगी? की दोस्ती तो बहुत अच्छी चलेगी, बिकॉज हर नंबर अपना तो फ्रेंड होता ही है ना। लेकिन अभी उसमें एक चीज है, जैसे 8 नंबर और 4 नंबर के लिए मैं विशेष करके ये चीज बता दूं, ये लोग फ्रेंड्स जब तक रहेंगे ना तब तक बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वही चीज परमानेंट रिलेशनशिप में आ गई तो फिर इश्यू हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे अगर समझो कोई एक लड़का लड़की है, 8-8 वाले हैं, दोस्ती अच्छी है, लेकिन अगर उन्होंने शादी कर ली तो तकलीफ आ जाएगी। अच्छा, पार्टनर बन गए, बस दोस्त है, 4 वाले चल रहा है अच्छे से, मस्ती चल रही है, लेकिन जैसे ही अगर उन्होंने कोई बिजनेस कर लिया साथ में, पार्टनर बन गए, तो वहां पे फिर उनको इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी डेट ऑफ बर्थ है जो फ्रेंड्स है लेकिन साथ में बिजनेस नहीं करना चाहिए? जैसे 1 और 9 अच्छा, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, अगर ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे का, मतलब इनको समझना चाहिए, बिजनेस कर सकते हैं लेकिन इनको समझना चाहिए कि एक दूसरे का ईगो का ध्यान रखें। 1 और 3 भी ऐसे ही है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको भी, क्योंकि 3 को नॉलेज का ईगो है, तो 1 का उसके पावर का, लीडरशिप का ईगो है, तो इन दोनों को ये चीज समझनी चाहिए कि अच्छे नंबर होने के बाद में भी कई बार ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको देखना है, मतलब बिजनेस से सोच समझ के करना चाहिए। बट अनु, इसके बारे में ना मैं एक चीज बताता हूँ, दोस्त के साथ में कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए, और जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो ना उसको कभी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सही, वो दोस्त है ना, कब तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए पता नहीं चलेगा। वही चीज है, और दूसरा रिलेशन खराब हो जाते हैं, और ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। मैंने बहुत बार इस चीज को कोशिश की है। यूजुअली हम दोनों का ऐसा आइडियोलॉजी है ना कि हम किसी को एज ए पार्टनर करके नहीं करेंगे बिजनेस में, हम दोनों इसमें खुश रहेंगे। बट मैंने देखा है कि अगर आप दोस्त के साथ में बिजनेस करने के लिए जाओगे, आगे जाके 100% कलेश होगा, और अगर बिजनेस जिसके साथ में कर रहे हो उसको अगर दोस्त बनाओगे तो कलेश तो होगा ही होगा, बिजनेस ही पूरा का पूरा टूट जाएगा। बिल्कुल सही, एग्री, क्योंकि मैं आप दोनों की डेट जानता हूं, इसलिए मैं बता सकता हूं कि आप दोनों को मैं यही बोलूंगा, आपने जो डिसीजन लिया वो बेस्ट डिसीजन है, कि बिजनेस किसी के साथ में करना नहीं है। दूसरी चीज, अगर कभी भी करो तो उसको ऑन पेपर एकदम क्लैरिटी रखना। आप दोनों इमोशनल हो फाइनली, है ना, तो ये नहीं कि हाँ ठीक है अपना दोस्त है सब कुछ कर लेगा, ऑन पेपर क्लैरिटी, मतलब बोलते हैं ना, एक पॉइंट लिख के क्लैरिटी रखनी चाहिए। अब उसके बाद में भी कुछ हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास कुछ तो है, हाँ, दिखाने के लिए कि तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे डिस्कशंस थे। और दूसरी चीज आप लोगों को एक चीज बताऊं, मतलब किसी को भी आप है ना उसकी पहली गलती पे ही रोक देना। हाँ, ये मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन ये सुनता नहीं है। कि आप उसको ये मौका नहीं देना कि भैया तू आगे वापस ठीक है, बाउंड्री सेट कर लो। जैसे समझो एक बार मेरे एक मेंटर है, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि कई बार क्या होता है, कोई बात करते करते आपको इधर ऐसा मारा, तो यहाँ मारा ना, उसी समय रोक दो उसको, नहीं तो वो यहाँ मारते मारते यहाँ मारेगा, फिर यहाँ मारेगा, फिर यहाँ मारेगा, तो वो चाटा गाल तक पहुंचे उसके पहले आप उसको रोक दो। बाउंड्रीज पहले ही सेट कर लो। बहुत सही कहा आपने। एनएलपी टेक्निक्स होती क्या है एक्चुअल में? देखिए, एनएलपी जो है ना, ये एक बहुत ही अच्छी साइंस है। अभी एनएलपी को हम ब्रेक करते हैं, तो एनएलपी, तो एन इज न्यूरो, एल इज लिंग्विस्टिक एंड पी इज प्रोग्रामिंग। तो एन से हम न्यूरो मतलब अपने माइंड को हम कैसे प्रोग्राम करते हैं, वो लैंग्वेज है, और उसको प्रोग्रामिंग है। जैसे हम कंप्यूटर के लिए भी अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते हैं उसको प्रोग्राम करने के लिए, तो उसी तरह से हमारे माइंडसेट को तैयार करने के लिए, उसको प्रोग्राम करने के लिए हम एनएलपी को यूज करते हैं। ओके। और सर, किसी को अगर इमोशनल डैमेज हुआ था पहले, जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि एक्सीडेंट में कोई एक्सपायर हो गया, लेकिन वो सामने वाले इंसान के दिमाग में बैठ गया और वो छाप बैठ गई है, वो निकल ही नहीं पा रहा है, तो एनएलपी से कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, इसको देखिए, पास्ट पेनफुल मेमोरीज है, तो इसके लिए बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती है, लेकिन एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसके जरिए हम इसको निकाल देते हैं। जैसे अगर सपोज आपके पास कोई भी मेमोरी होती है ना, तो 3 फॉर्म्स में होती है मेजरली, विजुअल, ऑडिटरी एंड सम फीलिंग्स, राइट। ये 3 ही चीज़ें होती है जो आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो रहती है। तो अब क्या होता है, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, तो हम उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, और उसकी जगह पे फिर कोई प्लेजेंट मेमोरी को हम इंस्टॉल कर देते हैं।
तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कम रहता है, फिर आपको याद रहता है, लेकिन उसका जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो जरूर कम हो जाता है। अच्छा, कम होता है ऐसे? हाँ बिल्कुल। तो मतलब हैरी पॉटर की मूवी में नहीं वो ऐसे मेमोरीज करके निकाल के रखता है और उसके बाद में चेंजेस होते, तो रियलिटी में भी आप इस चीज को कर सकते हैं। ब्रेकअप हो गया है, इमोशनल स्ट्रेस है, एनएलपी के द्वारा वो स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, एनएलपी के लिए सबसे बड़ी चीज होती है आपका स्टेट। अगर आप अपना स्टेट को चेंज कर ले तो आपका माइंडसेट अपने आप चेंज हो जाता है। अभी क्या होता है, नॉर्मल चैलेंज क्या होता है कि आदमी का ब्रेकअप होता है ना, तो वो क्या करता है, दिल टूटे हुए गाने सुनता है, मुकेश के गाने, इस तरह किसी के गा, वो ऐसे माहौल में रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज वो इस तरह की हो जाती है, झुका है, बैठा है वो। उसके बदले अगर वो समझो थोड़े से कोई अच्छे डांस वाले गाने सुनने लगे, थोड़ा सा डांस वांस करे, है ना, थोड़ा रनिंग वनिंग कर रहे, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे, जिम विम कर रहे, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी हो जाए, है ना, चेस्ट आ गया है, इस तरह से कंधे झुके नहीं हो, तो खाली अपनी फिजियोलॉजी को भी चेंज कर लें तो अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। अच्छा। ये बेस्ट है, मतलब योर फिजियोलॉजी चेंजेस योर साइकोलॉजी। अब समझो अगर आप ऐसे बैठे हैं ना, थोड़ी देर आप ऐसे बैठो तो देखो आपको नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाएंगे, और जैसे आप ये चेंज कर लो और इस तरह से बैठ जाओ आप, तो आपके बोलते हैं ना बहुत ही पॉजिटिव विचार आने शुरू होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। ये फिजियोलॉजी चेंज करके आप साइकोलॉजी चेंज कर सकते हो। जैकी श्रॉफ की अगर आपने एक रील देखी होगी तो उसमें बोलता है ना, विडू अपनी मेरुदंड को सीधा रखने का। तो ये जो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड, उसको स्ट्रेट रखेंगे ना तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, है ना। इसके लिए ध्यान करते टाइम पे हमेशा स्ट्रेट बैठकर ध्यान करते, ताकि पॉजिटिव पूरी एनर्जी है वो हमारे माइंड में आए, हमारी सोच में आए। बिल्कुल बिल्कुल। सर थोड़ी देर पहले जब हम एक सेशन में बैठे थे और डिस्कशन कर रहे थे तो आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया था और आपने टास्क कंप्लीशन का एक एग्जांपल दिया था, जहाँ पे आपने कहा था कि अगर आप आपके माइंड के साथ में खेल रहे हो, अगर आप एक कोई टास्क लेते हो तो उस टास्क को आप 1 वीक में भी कर सकते हो, 1 मंथ में भी कर सकते हो और 1 ईयर भी लग सकता है। तो ये क्या लॉजिक था सर, मुझे बताओ ना वापस। देखिए, अगर मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन करता हूँ, मैनिफेस्टेशन को, इसको, तो आपको बताऊँ, अभी बुक लिखनी थी मुझे, मैं एग्जांपल के, मेरे रियल लाइफ एग्जांपल से देता हूँ। ये 5 साल पहले मैंने सोचा था, 5 साल पहले मैंने इसका नाम भी सोच लिया था और क्या क्या चीजें देनी है वो भी कॉन्सेप्ट भी दिमाग में था। बट हाँ, लिखेंगे, कभी लिखेंगे तो टाइम फैलते गया। टाइम ऐसी चीज है ना, जितना आपने दिया उतना वो फैलते जाता है। लेकिन जब आपने उसको कोई डेडलाइन में बांध दिया तो फिर आप उतने समय उस काम को काम कर देते हैं। 30 मई को मेरा बर्थडे था और उसके करीब 1.5-2 महीने पहले मैंने वो कहा कि नहीं, इस बार अपने बर्थडे पे अपने को बुक लॉन्च करनी ही करनी है। तो जो चीज़ 5 साल में नहीं कर पाया, मैंने उसको 2 महीने में करके दिया। डेट डिसाइड हो गई। तो डेट डिसाइड हो गई, हमने डेडलाइन बना ली और उसके बाद में उस पर काम शुरू कर दिया। ISBN नंबर लिया, बाकी सारी चीज़ें ये की, प्रिंटिंग की, अमेजोन पे उसको लिस्ट भी कर दिया और जो मेरे मेंटोर से उनसे डेट ली। उनसे 5 मिनट का समय मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है, बट ही केम ऑनलाइन, राम वर्मा सर, और उन्होंने हमारी बुक को 30 मई को मेरे बर्थडे के दिन लॉन्च भी किया। ग्रेट। कई बार ऐसा होता है कि हम माइंडसेट रखते हैं कि हमें 2 महीने के बाद में ये चीज़ करनी है या 6 महीने के बाद में हमें ये कंफर्म करना है। उसके लिए हम तैयारी भी करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, बट कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आते ही जाते हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा निगेटिव माइंड में आता है कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया। तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए, इसमें कई बार क्या होता है, जिंदगी बीच में तो आएगी, लेकिन आपको अपना फोकस बनाए रखना है। और समटाइम्स मैं ये बिलीव करता हूँ, अपना प्लान, आपका प्लान जो है ना वो अच्छा है, बट समटाइम्स गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान, तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अमिताभ बच्चन जी एक चीज बोलते हैं कि आपका किया हो तो अच्छी बात है, आपका सोचा हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपका सोचा हुआ अगर नहीं हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि उस समय भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा हुआ है। राइट, माइट बी डेस्टिनी कुछ और सोच रही है हमारे लिए। वैसा, लेकिन अपने ये सोच के एफर्ट्स में कमी नहीं करना है। हाँ। सर ऐसे ही मैं एक एग्जांपल मेरा खुद का बताता हूँ। पॉडकास्ट स्टार्ट करना ये हमारा ड्रीम था, मेरा ड्रीम था। ये कब हुआ था सर, मैं इसका बहुत बैक स्टोरी है। 2004 में मैं मुंबई आया जॉब करने के लिए, तब एक नॉर्मल कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था।
हमारी शादी नहीं हुई थी, हमारी शादी 2005 में हुई। तो 2004 से लेकर 2005 तक का जो पैच था, मैं एवरी वीक नासिक ट्रैवल करता था। सैटरडे संडे छुट्टी होती थी तो मैं नासिक बाइक लेके जाता था, या जो भी ट्रांसपोर्ट मिले उसको लेके जाता था। एक दिन मैं नासिक जा रहा था और मुझे एक बंदे ने लिफ्ट दी। ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इसको स्टोरी पता है ये सारी, इसको मैंने बार बार वो चीज़ बताई। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का जाते टाइम पे गाड़ी में 2 घंटा मैंने इंटरव्यू लिया था सर, जहाँ पे तभी लैंडस्लाइड हुई थी एंड कोई लेना देना नहीं था। मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ सर, और मैंने उसको बोला कि सर मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। आई लाइड टू हिम, आई कन्फेस दिस, आई लाइड टू हिम, आई टोल्ड हिम कि मुझे इंटरव्यू लेना पसंद है और मैं आगे जाके इंटरव्यू लेना चाहता हूँ और अभी भी मैं इंटरव्यूज ले रहा हूँ। तो उसने मुझे पूरा इंटरव्यू दिया सर, चार्ट अकाउंटेंट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या करता है लाइफ में, कैसे हुआ। एंड उतने टाइम पे मुझे बोला कि अमर बहुत अच्छा इंटरव्यू तूने मुझे लिया, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कांदिवली में रहता हूँ, मुझे अच्छा लगा, आगे जाके तूने इसमें प्रोसीड करना चाहिए, तो कभी किसी मीडिया चैनल के पास में काम करने के लिए एज ए एंकर बन के जा, वहाँ पे न्यूज़ चैनल पे तुझे अच्छा खासा मिल जाएगा। वही 2014 में सर हम गए थे हमता पास के लिए, जो वॉकिंग पास है, ट्रैकिंग के लिए। तब मेरी मौसी मेरे साथ में थी और अप्रोक्सीमेटली 20 लोगों का अलग से ग्रुप था, स्टूडेंट्स थे। वहां पे भी मैं उनको स्टोरीज बताया करता था। तो मौसी ने भी ये बोला था कि अमर यू आर गुड एट टेकिंग इंटरव्यूज, स्टार्ट डूइंग दैट। 2004 2014 और फाइनली जाके हमने 2025 में ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया। तो कभी कभी मतलब ऐसा होता है ना सर कि लाइफ में कोई चीज आपको करनी है तो अभी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कि वो अभी के अभी हो, टाइम लेता है बट लेकिन वो आपके साथ में जिंदगी में होती है। बट आप उसको कितना कंसिस्टेंसी से आगे करते हो और कितना जद्दोजहद और मेहनत करके करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, किसी चीज को आप अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे आपके जो सीए है उन्होंने बताया, फिर आपकी मौसी ने आपको बोला ना, कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि यह ईश्वर हमको दिशा बता, हमको डायरेक्शन दे, तो ईश्वर है ना खुद उतर के आने वाला नहीं है, वो हमको किसी न किसी इंसान के जरिए ही हमको ये डायरेक्शन देता है। करेक्ट। अब वो डायरेक्शन जब उसने बताई है ना, तो उसके बाद में एक्शन लेना हमारा काम है। वो पॉइंट पे ट्रिगर होना चाहिए कि हाँ इन्होंने बोला है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो मैंने उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। तो ये चीज होती है। अभी ये चीजें आपको मतलब लोगों ने बता दी, अदरवाइज मालूम लोग अपनी स्ट्रेंथ जानने के लिए बहुत सारे अलग अलग टेस्ट करवाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, उसके बाद में उनको मालूम पड़ता है मेरी लाइफ में क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। सर एक एडवाइस जो सबसे बेस्ट थी आपके लाइफ में, आपके पेरेंट्स ने, आपके दोस्तों ने आपको दी? देखिए, मुझे जो मेरे फादर जो थे ना, उन्होंने एक बहुत अच्छी एडवाइस जो उनकी आज भी मैं फॉलो करता हूँ, वो यही थी कि बेटा देख, कभी भी है ना सिर्फ पैसे के पीछे मत भागना। मतलब वर्ड्स अलग थे लेकिन मीनिंग उनका यही था कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, पैसा अपने आप आ जाएगा। एंड यही चीज मैं आज तक फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने जीवन में यही बोला था कि भाई पैसा, एक चीज वो इस तरह से भी बोलते थे कि भाई भले पैसा कम कमाया लेकिन मैंने लोग कमाए हैं, तो आप लोग कमाओ, पैसा उनके पीछे अपने आप आ जाएगा। इसी नोट के ऊपर डॉक्टर साहब के साथ वाला एपिसोड हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर। बहुत नॉलेज मिला हमें। हाँ, और हमें बहुत मज़ा आया। हम कोशिश करेंगे कि ये पॉडकास्ट जल्द से जल्द लाइव हो, बहुत सारे यूजर्स जो होंगे वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करें, आपके नॉलेज का वो यूज़ करें उनकी डेली लाइफ में, और उनकी लाइफ और अच्छे से बेस्ट हो, अच्छी ग्रोथ हो, फ्यूचर उनका अच्छा हो। अगर उनको कुछ करना है तो उसमें से आपके नॉलेज के थ्रू उनको हेल्प हो जाए। Yes. So, thank you very much for coming on the show. That is the purpose of my life. Thank you, sir.